हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो स्वागत करता हूं रोज की तरह आज का डेली करंट अफेयर शो में। तो आपका जो रोज का करंट अफेयर होता है उसको अपडेट कराता हूं। तो आइए बात करते हैं आज के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम उनके बारे में। तो आइए पहले न्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला न्यूज हमारा, पंकज मिश्रा की बुक द वर्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया गया। तो पंकज मिश्रा के द्वारा लिखित पुस्तक द वर्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया गया है। उसके बाद अगली न्यूज हमारी, उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ किया समझौता। तो कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने जो आइसलैंड के साथ समझौता किया है। अगली खबर है, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी गई। तो हैदराबाद के अंदर शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी गई है हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। अगली न्यूज है, अंडमान निकोबार में दर्ज की गई रक्त चूसने वाली 23 नई मक्खी प्रजातियां। तो 23 नई मक्खी प्रजातियां कहां पर दर्ज की गई हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। इसके बाद नेता सुभाष चंद्र बोस की मनाई गई 128वीं जयंती। तो नेता सुभाष चंद्र बोस की मनाई गई 128वीं जयंती 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है इनकी जयंती को। ठीक है। इसके बाद अगला हमारा, किरण रिजिजू के द्वारा दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया गया। लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया गया है दिल्ली के अंदर हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू के द्वारा। उसके बाद अगला है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो क्रिकेट का जो क्लब होता है हॉल ऑफ फेम, उसमें जो पूर्व कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के माइकल क्लार्क, उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा अगली न्यूज है, प्रियंका चोपड़ा और गुनीत मूंगा है, उनकी जो फिल्म है, फिल्म कौन सी है? अनुजा। तो फिल्म अनुजा को नॉमिनेशन मिला है ऑस्कर के अंदर। फिल्म अनुजा को नॉमिनेशन कहां मिला है? ऑस्कर के अंदर। जो गुनीत मूंगा और प्रियंका चोपड़ा द्वारा बनाई गई पिक्चर है कौन सी? अनुजा। अगला है, माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। तो माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। राकेश कादियान का नाम लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो राकेश कादियान जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, उसके अलावा जो विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी है माउंट लाहौत्से। तो माउंट एवरेस्ट और लाहौत्से दो ऊंची चोटियों में 2 दिन के अंदर इन्होंने चढ़ाई की है, इसलिए इनका नाम जो है लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है राकेश कादियान का नाम। ठीक है। अगली न्यूज है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने ब्रिक्स यूथ एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल रनरअप कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तो एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल रनरअप कार्यक्रम जो है, इसका उद्घाटन हमारे राज्यपाल जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उनके द्वारा किया गया है। अगली खबर है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आप क्वेश्चनों को, जो रोज महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन होते हैं। पहले न्यूज होता है आपका जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ न्यूज होता है, न्यूज को बताता हूं, उसके बाद आपका क्वेश्चन होता है। तो आइए पहला हमारा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने ब्रिक्स यूथ एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल रनरअप कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? ये जो रनरअप कार्यक्रम है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, आप जानते हैं एंटरप्रेन्योरशिप ये कार्यक्रम क्यों स्टार्ट किया गया है? तो जो स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप को देश में बढ़ावा देने के लिए, या जम्मू कश्मीर के अंदर स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, आप जानते हैं स्टार्टअप क्या होता है? अपनी तरह का नया आइडिया बिजनेस कोई हो, तो नया बिजनेस हो जो अपने नए आइडिया पे आधारित हो, उसको कहा जाता है स्टार्टअप। तो स्टार्टअप अपने तरह का एक नया बिजनेस होता है। तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, जम्मू कश्मीर के अंदर स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर उद्घाटन किया गया है ब्रिक्स यूथ एंटरप्रेन्योरशिप काउंसिल रनरअप। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है। और इसका उद्घाटन कौन किया है? जो मनोज सिन्हा है, राज्यपाल जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा के द्वारा। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है। इसके बाद अगली न्यूज हमारी, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लोक संवर्धन पर्व इसका उद्घाटन किया गया है। तो कहां पर किया गया है ये लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन? हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं किरण रिजिजू के द्वारा। इसके अलावा देखेंगे कुछ और पर्व के बारे में मैंने आपको बताया है, जैसे माघी पर्व अभी हाल ही में कहा मनाया गया? बोनालू पर्व। या इसके अलावा आप देखोगे बथुकम्बा उत्सव। ठीक। या इसके अलावा आपका माघी पर्व, बोनालू पर्व जिसको कहते हैं, बथुकम्बा उत्सव, या आपका कनुमा महोत्सव। ये सारे पर्व मनाए गए हाल ही में, आपसे पूछा जा सकता है। तो आप देखोगे ये आपका जो माघी पर्व है,
ये नेपाल के अंदर मनाया जाता है। बाकी आपका बोनालू पर्व जो है, बोनालू पर्व कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना के अंदर। ये तीनों जो है तेलंगाना के अंदर मनाए जाते हैं, तेलंगाना में। ठीक है, तो आपका बोनालू पर्व हो, बथुकम्मा उत्सव हो, या आपका कनुमा महोत्सव हो जो कृषि और पशुओं से जुड़ा हुआ उत्सव होता है, कनुमा उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, इतने पर्व आप याद रखेंगे। बाकी इसका सही आंसर होगा लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हमारे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा। तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व कप्तान को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो हॉल ऑफ फेम एक क्रिकेट क्लब होता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यह क्रिकेट क्लब है। क्रिकेट क्लब का मतलब हमने कहा एक क्लब होता है। तो इस क्लब में जो पूरे जीवन में क्रिकेट में योगदान देते हैं, जो पूरे जीवन का अचीवमेंट होता है, ऐसे लीजेंड खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया जाता है। तो यहाँ लीजेंड खिलाड़ी कौन से हैं जिनको शामिल किया गया हॉल ऑफ फेम में? तो आप एक बात याद रखिएगा, भारतीय 2 महिलाओं को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। जैसे आप देखोगे तो प्रथम भारतीय महिला जिसको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसके अलावा दूसरी भारतीय महिला जिनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो प्रथम भारतीय महिला जो है जिनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था वो एडुल जी थी, एडुल जी। और दूसरी भारतीय महिला जिनको हाल ही में हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया आपकी नीतू डेविड है। ठीक है, नीतू डेविड है। इसके अलावा आप देखोगे तो जल्द ही एबी डिविलियर्स को, इसके अलावा देखोगे केविन पीटरसन, और इनके अलावा आप देखोगे तो आपके जो सचिन तेंदुलकर 2024 में। ठीक है, इन सारे लोगों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और अभी जल्द ही जो माइकल क्लार्क को, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान, 2015 में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया था। 2015 में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके कप्तान थे, और 2015 का वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है, बाकी याद रखिएगा जब भी पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली, तो एडुल जी का नाम पूछा जाता बार बार स्टैटिक जीके में। ठीक, अगला है आपका 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में किस महापुरुष की जयंती को मनाया जाता है? तो आप देखोगे इस बार जो है सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती थी, 128वीं जयंती। और 128वीं जयंती को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। तो पराक्रम दिवस। तो जब भी आपसे पूछा जाए पराक्रम दिवस किसकी जयंती को मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस, उस तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया है। वह तिथि कौन सी है? 23 जनवरी। तो 23 जनवरी को आपका पराक्रम दिवस, बार बार ये पूछा जाएगा, हमेशा ये पूछा जाता रहेगा कि पराक्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। एक दिवस और याद रखिएगा, वीर बाल दिवस। तो ये जो वीर बाल दिवस मनाया जाता है, वीर बाल दिवस आपका 26 दिसंबर को। और ये जो फतेह सिंह और जोरावर सिंह, गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र, गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इनकी स्मृति में एक घोषित किया गया है कि आपका जो 26 दिसंबर होगा ये किस तिथि के रूप में मनाया जाएगा? वीर बाल दिवस के रूप में। तो वीर बाल दिवस या आपका पराक्रम दिवस बार बार रिपीट करके पूछा भी गया पिछली परीक्षाओं में, और बार बार आता रहेगा, याद रखिएगा दोनों। ठीक है, तो ये जो आपका 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती को 128वीं जो है जयंती इस बार इनकी मनाई गई है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, कुछ और दिवस पूछे जाते हैं। जैसे आप देखेंगे जनवरी में कुछ महत्वपूर्ण दिवस आपके और हैं। जैसे आप देखोगे तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, 4 जनवरी को विश्व बरेल दिवस मनाया जाता है,
और 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है और 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा आपका 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है, 14 सितंबर को आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोनों जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। बाकी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है हमारा और 30 जनवरी को शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतनी तिथियां हमने कहा बार बार रिपीट करके आपकी परीक्षाओं में आती रहती हैं। तो 26 हमने कहा जनवरी के अंदर, तो जनवरी के अंदर ही सारी तिथियों आप हमेशा याद रखिए, दिवस के रूप में आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहां पर एक शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी गई? एक शूटिंग रेंज की आधारशिला रखा गया है, इसको स्थापित किया गया है, शूटिंग रेंज बनाया गया है कहां पे? पटना के अंदर, चेन्नई के अंदर, हैदराबाद के अंदर, तो विशाखापट्टनम के अंदर। बताइए, तो ये जो शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी गई हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, तो आप जानते हैं हैदराबाद के अंदर। कहां पे? हैदराबाद के अंदर। तो गृह मंत्री जो है अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह, तो गृह मंत्री जो आपके अमित शाह हैं, ये एक और मंत्री हैं, इनके पास एक और मंत्रालय है, वो सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता मंत्री भी हैं ये। तो सहकारिता मंत्री पूछा जाए या गृह मंत्री पूछा जाए, दोनों कौन है? अमित शाह है। ठीक है, दो दो मंत्रालय इनके पास हैं। तो कभी कभी जो मंत्री लोग होते हैं, किसी मंत्री को कई मंत्रालय दे दिया जाता है। जैसे आप देखोगे जो प्रधानमंत्री होता है सामान्यतः हमारा, तो प्रधानमंत्री के बाद 2-3-4 मंत्रालय होते हैं, है ना। तो एक मंत्री के पास कई मंत्रालय हो सकते हैं कभी कभी, तो कुछ मंत्रियों को कभी कभी 2-3 मंत्रालय सौंपा जाता है। तो आप देखोगे सहकारिता मंत्रालय जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह उनके पास है, बाकी गृह मंत्री तो ये है ही। ठीक है, हाल ही में रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 नई प्रजातियां कहां दर्ज की गई हैं? तो रक्त चूसने वाली मक्खी की 23 नई प्रजातियां कहां पर दर्ज की गई हैं? अरुणाचल प्रदेश के अंदर, मेघालय के अंदर, अंडमान निकोबार के अंदर या लक्षद्वीप के अंदर। तो मक्खियों की 23 नई प्रजातियां और वो रक्त चूसने वाली प्रजातियां हैं, ये कहां पर दर्ज की गई हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। ठीक है, खून चूसने वाली मक्खी की 23 नई प्रजातियां। अगला प्रश्न है आपका, ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, ये पूछा गया है। पहली रैंक है, तीसरी रैंक है, पांचवी है, चौथी रैंक है। तो कौन सी रैंक है ग्लोबल फायर इंडेक्स में? बताइए कौन सी रैंक है? तो ग्लोबल फायर इंडेक्स में आप देखोगे भारत की कौन सी रैंक है, तो ये आपकी चौथी रैंक है। ठीक है, ग्लोबल फायर इंडेक्स हमने कहा किस देश की सेना कितनी शक्तिशाली है, किस देश की सेना कितनी शक्तिशाली है, इस रूप में हमने कहा ये फायर इंडेक्स आपका जारी किया जाता है। तो हमारी जो सेना है, जो भारतीय सेना है, दुनिया की शक्तिशाली सेनाओं में या बड़ी सेनाओं में चौथे नंबर पर आती है, इसलिए ये रैंक जारी किया जाता है। तो भारत का इसमें कौन सा रैंक है? चौथी रैंक है ग्लोबल फायर इंडेक्स में। ठीक है, इसके अलावा कुछ सूचकांक और याद रखिएगा, कुछ इंडेक्स और याद रखेंगे आप। जैसे आपसे पूछा जाए विश्व निवेश रिपोर्ट 2000, ये इसको 2025 कर लीजिए, 2025 ये सब, क्योंकि अभी तक जो है अभी तक यहीं रहेगा, तो 2025 तक होगा। तो विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 में हमने कहा ये जो रैंक है निवेश रिपोर्ट में, तो आप देखोगे 41वीं रैंक है, 41वीं रैंक है हमारी। ठीक है, बाकी उसके बाद वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में, तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में इसमें जो हमारी रैंक है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में, तो 63वीं रैंक है, 63वीं रैंक है। उसके बाद वैश्विक नवाचार सूचकांक में, वैश्विक नवाचार सूचकांक में इसमें देखेंगे इस सूचकांक में हमारी जो है 39वीं रैंक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक में, जिसको हम इनोवेशन इंडेक्स कहते हैं। और इसके अलावा वैश्विक भूख सूचकांक में, जिसको हंगर इंडेक्स कहा जाता है, हंगर इंडेक्स में हमारी जो 105वीं रैंक है, इस समय आप देखोगे वर्तमान में 105वीं रैंक है हंगर इंडेक्स में, जिसको भूख सूचकांक कहते हैं। उसके बाद मानव विकास सूचकांक, जिसको HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, HDI में हमारा जो रैंक है 134वीं रैंक है, वर्तमान में 134वीं रैंक है HDI के अंदर। बाकी विश्व खुशहाली सूचकांक, विश्व खुशहाली वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो होता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी जो रैंक है वो 126वीं रैंक है वर्तमान में, कि हम कितने खुश हैं
ये रैंक जारी किया जाता है। तो 126वीं रैंक है वर्तमान में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, ठीक है। इसके अलावा अन्य इंडेक्स हैं, जैसे आप देखोगे तो लोकतंत्र सूचकांक का, इसको 25 कर लेते हैं पहले, 25, ठीक है। तो लोकतंत्र सूचकांक में जो रैंक हमारी वर्तमान में देखेंगे तो 159वीं रैंक है। और उसके बाद हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में देखेंगे 2025 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 50वीं रैंक है, 50वीं रैंक है। और वैश्विक जीवन क्षमता सूचकांक, जिसको लिविंग इंडेक्स कहते हैं, तो लिविंग इंडेक्स में 141वीं रैंक है, 141वीं रैंक है। इसमें 2 शहरों को शामिल किया गया है, आपके दिल्ली और मुंबई को, दिल्ली और मुंबई को, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे ह्यूरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में, यूनिकॉर्न इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है, यूनिकॉर्न इंडेक्स में हमारी रैंक है जो है 3री रैंक है, ठीक है। तो यूनिकॉर्न के मामले में इंडिया जो है 3रे रैंक पर। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न कंपनियों के बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो $1 बिलियन से जिसका मूल्य ज्यादा हो जाता है और वो अपनी तरह का स्टार्टअप होता है, नया बिजनेस होता है, उसको यूनिकॉर्न कंपनी कहा जाता है। तो 3री रैंक है इसमें। बाकी वर्ल्ड साइबर इंडेक्स में हमारी जो रैंक है, ये हमारी कौन सी रैंक है वर्ल्ड साइबर इंडेक्स में? तो 10वीं रैंक है, 10वीं रैंक है, ठीक है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 159वीं रैंक है, 159वीं रैंक है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, जो वर्ल्ड टूरिज्म और ट्रेवल इंडेक्स होता है, वर्ल्ड टूरिज्म और ट्रेवल इंडेक्स होता है, इसमें जो हमारी रैंक है 39वीं है, 39वीं रैंक है, ठीक है। तो इनोवेशन इंडेक्स में हमारी 39वीं रैंक है। उसके अलावा यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भी हमारी कौन सी रैंक है? 39वीं रैंक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 176वीं रैंक है, 176वीं रैंक, 176वीं रैंक है। 180 देशों में से 176वीं रैंक हमारी किसमें है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में, ठीक है। तो ये वाला जो लोकतंत्र सूचकांक है, ये अभी इसका स्पष्ट नहीं बहुत, तो इसको बहुत ज्यादा अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि इसका अपडेट हुआ नहीं अभी तक, कहीं इसका जो है इंडेक्स मिल नहीं रहा। तो इतने सारे इंडेक्स जो है बार बार आपसे पूछा जाता रहेगा 2024 के, 25 के। तो लेटेस्ट आप अभी तक जो इंडेक्स है, अभी तक आप देखोगे जो अपडेट हुआ है, ये सारे इंडेक्स इस प्रकार से हैं, ठीक है। तो जब भी पूछा जाए आप याद रखिएगा, पासपोर्ट में इंडिया की 50वीं रैंक है और जीवन क्षमता सूचकांक में 141वीं रैंक है, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में 3री है और साइबर क्राइम इंडेक्स में 10वीं है, स्वतंत्रता प्रेस सूचकांक में 159वीं है और आपका विश्व और पर्यटन विकास सूचकांक में 39वीं है और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो हमारी रैंक कौन सी है? 176वीं है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए उत्तराखंड ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए कि किस तरह से ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम किया जाए, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम किया जाए, उसके लिए जो कार्बन न्यूट्रलिटी, क्योंकि आप जानते हैं ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग, आपका वैश्विक तापन जो है बढ़ता जाता है, तो उसको कम करने के लिए समझौता किया गया है। तो ये किस देश के साथ समझौता किया गया है? कार्बन न्यूट्रलिटी, कि कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा ना हो। आइसलैंड, तुर्की, डेनमार्क, ब्राजील। तो ये जो समझौता किया गया है, ये आइसलैंड के साथ किया गया है। किसके साथ? आइसलैंड के साथ, ठीक है। किसने किया है? उत्तराखंड सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिशन विकसित भारत 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? मिशन विकसित भारत का 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहां किया गया कि भारत को किस तरह से जो है आगे जो आने वाले वर्षों में इसका विकास किया जाए, जो है विकसित भारत बनाया जाए। क्योंकि आप जानते हैं भारत एक विकासशील देश है, तो भारत एक विकासशील देश है और उसको विकसित बनाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। बहुत सारे मापदंड है जिनको जो है आगे बढ़ाया जा रहा है, बहुत सारे मापदंडों पे भारत को, ताकि हमारा देश जो है विकासशील देश की श्रेणी से हटकर विकसित देश की श्रेणी में जा सके, ठीक है। तो उसके लिए जो है मिशन विकसित भारत का 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया, ये पूछा गया है। तो कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है? तो ये किया गया आपका नई दिल्ली के अंदर, मिशन विकसित भारत का 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है आज का। हाल ही में लिखी गई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा किसकी पुस्तक है? द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, आप देखे होंगे जो आपका इजराइल का और गाजा का युद्ध चल रहा था, उसके बाद अब जानते हैं युद्ध विराम हो चुका है, दोनों देशों के मध्य समझौता हो चुका है। तो समझौता होने के बाद क्या हुआ है
एक पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? द वर्ड आफ्टर गाजा। तो ये जो आपकी पुस्तक है द वर्ड आफ्टर गाजा, ये किसके द्वारा लिखा गया है? अमिताभ कांत के द्वारा, पंकज मिश्रा के द्वारा, अमिताभ घोष के द्वारा, संजय मिश्रा के द्वारा। अभी आप हाल में देखोगे तो अमिताभ घोष के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो हाउ इंडिया scaled MTG20। scaled MTG20, ठीक है। हाँ, तो इस पुस्तक का क्या नाम है? हाउ इंडिया स्कैल्ड MTG20। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अमिताभ घोष के द्वारा, ठीक है। तो इस पुस्तक का नाम जरूर याद रखेंगे आप, हाउ इंडिया स्कैल्ड MTG20। तो अमिताभ घोष की द्वारा, क्योंकि अमिताभ घोष का नाम आता रहता है, ये कोई ना कोई पुस्तक लिखते रहते हैं, तो हमेशा ये जो है न्यूज में बने रहते हैं अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष द्वारा जो है कि वर्तमान समय में देखेंगे तो बड़े राइटर हैं। तो हाउ इंडिया स्कैल्ड MTG20 इनके द्वारा लिखित पुस्तक है अमिताभ घोष के द्वारा। और हाल में जो द वर्ड आफ्टर गाजा पुस्तक लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पंकज मिश्रा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। तो आज के जो आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे, इतने सारे थे, और मैं रोज अपडेट कराता हूं आपका करंट अफेयर। तो इसी तरह के करंट अफेयर पाने के लिए आप जो है चैनल से जुड़े रहिए, और बाकी जो क्लास होता है आप क्लास जो है पूरा देखिए, अंत तक देखिए, और जो इसको शेयर भी करिए, बाकी लाइक भी करते रहिए, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।